हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार एमके सर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम 12वीं क्लास की फिजिक्स का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। दूसरे लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम कराई थी, गॉस की प्रमेय। हाँ भाई, आपने ये सही सुना है बेटा कि गॉस की प्रमेय हमारे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम थी। और यदि आप लोगों को वो थ्योरम की फिर से याद ना हुई हो या याद ना हो रही हो तो आप उसको, मेरा निवेदन है कि बार बार लिखकर और अपनी पेज पर कई बार उसको प्रैक्टिस करें और याद करें। अब हम लोग इसी थ्योरम के आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस थ्योरम के अनुप्रयोग बताए गए हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, उनमें से कई चीजें हमें आज डेरिवेट करने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। आज हम लोग हमारी पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले हमारी हेडिंग का नाम है आवेश का रेखीय घनत्व। ये आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, यानी कि चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी, चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी यानी आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है बेटा कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या कहा गया बेटा, एक बार फिर समझिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। माना कि ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, उसमें काल्पनिक रेखा खींची गई है जिस पर आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग कार्य करते हैं वो सारा काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक रेखा पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। तो जब किसी काल्पनिक रेखा जिसकी लंबाई हमारे पास स्मॉल है, जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, तब आवेश और क्या बताया बेटा, तब आवेश और उस रेखा की लंबाई के अनुपात को, आवेश और उस रेखा की लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ध्यान से देखिए, आवेश का रेखीय घनत्व जब काल्पनिक रेखा की, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई कोई काल्पनिक रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई कोई काल्पनिक रेखा की लंबाई और उस पर वितरित एक समान आवेश, जैसा कि आप एक रेखा खींच लीजिए, ये रेखा है, ए भी एक रेखा है काल्पनिक, जो कहां पर खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। अब इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल है, इस पर आवेश प्लस प्लस रूप से एक समान रूप से वितरित है, यानी कि एक समान रूप से चार्ज वितरित। तब आप आवेश और उस रेखा की लंबाई, एक समान आवेश और उस रेखा की लंबाई के अनुपात को, काल्पनिक रेखा की लंबाई और आवेश एक समान रूप से वितरित आवेश के अनुपात को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। क्लियर है? Q/L। अब हम इसका मात्रक समझते हैं। मात्रक क्या होगा बेटा, आवेश का मात्रक कूलम होता है जबकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मात्रक क्या बनेगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। विमा हमें पता है, आवेश की विमा यानी कूलम की विमा होती है 80 और मीटर की होती है L पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, 80L-1। तो ये हमारी विमा निकली 80L-1। अब इस आधार पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी कॉपी पर इंपॉर्टेंट डाल लेना, याद रखना, महत्वपूर्ण जितना हो सके इतनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट डाल लेना और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ भी कठिन लगे तो वीडियो को रोक कर पॉज कर आराम से समझने की कोशिश करना। तो हेडिंग डालिए बेटा कि अनंत लंबाई की, क्या है बेटा हेडिंग, अनंत लंबाई के आवेश से सीधे तार, अनंत लंबाई के आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करना है, कहां पर, अनंत लंबाई की एक सीधे तार। तो हमें पता है कि हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ होता है। क्या होता है, एक बेलनाकार पृष्ठ, लेकिन कहां खींचा जाता है, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा जिसकी लंबाई हमारे पास स्मॉल l है। क्या कहा गया कि स्मॉल l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा, जिसके बीचों बीच से एक अनंत विस्तार की, क्या कहा गया, अनंत विस्तार की, इसके बीचों बीच से एक
छड़ खींच दी जिस पर आवेश कैसा एक समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित का मतलब या तो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा, तो समान रूप से वितरित है। अब इस बेलनाकार पृष्ठ की केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब कोई बेलनाकार पृष्ठ है बेटा, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हम लोग कैपिटल A लिखेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, कैपिटल E। अब इस पृष्ठ यानी कि जो बिंदु P है तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ध्यान से इस पे हम लोग एक बार यहाँ देखते हैं कि माना एक बेलनाकार पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E में खींचा गया है। इसकी लंबाई जैसा कि मैंने आपको बताया लंबाई L है, इसके भीतर अनंत विस्तार की कोई आवेशित छड़ खींची गई है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। तब इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद रखना, तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। इसका डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में ये बेटा एक बेलनाकार पृष्ठ खींची गई है, ये हमने एक बेलन बना लिया, ध्यान दीजिए ये बेलन बना लिया, इसकी लंबाई क्या है बेटा, स्मॉल है, बेलन बना लिया, लंबाई क्या है, स्मॉल है। अब इसके भीतर आप एक छड़ खींच दीजिए, ये भीतर आपने एक छड़ खींच दी, ये छड़ कहाँ तक है, तो हमें बता दिया अनंत विस्तार की, कहाँ तक है, अनंत विस्तार की। ठीक, इस बेलनाकार जो बेलन है इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए, क्या है, बेलन का क्षेत्रफल कैपिटल ए, जबकि इस छड़ के केंद्र से, केंद्र हमने यहाँ पर मान लिया बिंदु हो, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर बेटा बिंदु P मान लिया जहां पर वैद्युत क्षेत्र E और सूक्ष्म क्षेत्रफल D है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बात और समझ लीजिए, dA का मतलब होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल। सूक्ष्म क्षेत्रफल का मतलब क्या, किस एक बड़े से क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, एक बड़े से क्षेत्रफल का छोटा सा भाग होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल, जिसे हम लोग dA से प्रदर्शित करते हैं। तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स r कहां से कहां तक की दूरी होगी बेटा, यहां से यहां तक की दूरी। तब वैद्युत फ्लक्स कैसे गुजरेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है समाकलन का साइन, यानी कि वैद्युत फ्लक्स I बराबर समाकलन का साइन E D। जैसा कि मैंने आप सभी को गॉस के प्रमेय में भी एक बात बताई थी कि बेटा ये जो वैद्युत फ्लक्स कॉन्सेप्ट है वो सारी हमारी डेरिवेशन है, सब में एक जैसा चलेगा। तो आप इसको जितनी बार भी समझे उतनी बार याद करें और हो सके तो लिख लिख कर याद करें, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया बेटा, फाई यानी समाकलन का साइन E dA। अब यहाँ पर इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये बेटा हमारा समाकलन का साइन है, याद रखना, रेखीय समाकलन कहते हैं इसे। तो E dA वी नॉट बराबर E dA बराबर, यानी वी नो दैट हम जानते हैं E dA बराबर होता है E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। हम लोग समीकरण 1 में का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का आप प्रयोग करिए तो फाई E बराबर समाकलन का साइन E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, याद रखना हमेशा यही लिया जाता, साइन में 90 लिया जाता, कॉस में 0 लिया जाता, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है। इसलिए अगर यदि हमारे पास 1 वैल्यू प्राप्त हो जाए तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम लोग 1 वैल्यू लेते हैं, ठीक। तब फाई E बराबर समाकलन का साइन E dA और cos 0 की हो गई वैल्यू 1, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, फाई E बराबर E बाहर समाकलन का साइन dA मतलब क्षेत्रफल, और हमें पता है बेलन का क्षेत्रफल जो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी को लिख लेते हैं अपन लोग, समाकलन का साइन dA बराबर होता है 2 पाई RL। कितना होता है बेटा, 2 पाई RL। तो हमने देखा जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा 2 पाई RL, तो 2 पाई RL हमने लिख दिया। अब इस 2 पाई RL को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं,
फाई बराबर E इंटू 2πRL लिख दिया 2πRL। और इसे समीकरण नंबर 2 लिख के छोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 लिखकर छोड़ देंगे। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और फिर हम यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें पता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ये गॉस की प्रमेय होती है, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 3 कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/3 को बराबर करने पर समीकरण 2/3 को हम लोग बराबर करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की दोनों फाई ए का मान है, इसलिए हम लोग बराबर करें। फाई ए की मान है दोनों, तो यहाँ लिखेंगे E इंटू 2πRL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E बराबर हमारे पास मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर Q और RL क्या मिलेगा बेटा? Q और अपॉन में RL मिलेगा। अब हम लोग ने पहले ही अपने पढ़ा है, इसी हेडिंग के जस्ट ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आवेश के रेखीय घनत्व से, यानी कि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। क्या होता है बेटा? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो Q अपॉन L के स्थान पर आप लैम्डा लिख दीजिए, लैम्डा अपॉन R। अब हमें पता है बेटा कि हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, 1/2 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू नहीं होती। तो क्या करेंगे? समीकरण 4 मान समीकरण 4 में 2 से गुणा व भाग करने पर गुणा कर दूं तो जब आप भाग करेंगे तो 4 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 2 का इसमें हो गया भाग, और जब गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन R। और इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 2 लैम्डा अपॉन R, यानी कि E 2 लैम्डा की और E व्युत्क्रमण 1 अपॉन R। तो इस प्रकार हमने आवेश का रेखीय घनत्व के बारे में सीखा, अनंत विस्तार की छड़ के बारे में, सीधे तार के निकट वैद्युत की तीव्रता त्रुटि, ये दोनों के डेरिवेशन हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या काम करना है, हम थोड़ा सा साइड में हट जा रहे हैं। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और हर एक स्टेप नोट करने की कोशिश करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। और हो सके तो अगर जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो तो उसे समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। आप एक काम करिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चे, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हमने अपना पूरा डेरिवेशन को हल कर लिया, एक एक चीज को समझ लिया। समझने के बाद हमने उसको अपनी नोटबुक पे लिखा, नोटबुक पे लिखने के बाद उसके हमने नोट्स बनाए और ये नोट्स आपके आगे काम में आ सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या काम करना है बेटा, अगर आपको जो भी डाउट लगे तो उसको आप हर एक क्वेश्चन को पूछिए और कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो थोड़े हमारे काम की है, उपयोगी है और सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत को थोड़ा सा भी हमें जो लगता है कि हमारे लिए फिजिक्स कठिन है और उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सके तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उनसे भी कहिए कि हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर टीचिंग का ही महत्व नहीं है, पढ़ाने का, आपको सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको सिखाना है, हमें आपको समझाना है। फिजिक्स के को लेकर आपके दिमाग में जो काल्पनिक भावनाएं बनी हुई हैं उन्हें मिटाना है और आपके दिमाग तक, मन तक अपनी बात को पहुंचाना है।
इसी के साथ अपन फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।